सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमेशा से देश और आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह गीत 2047 में भी रहेगा। अमित शाह ने बताया कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी ताकि देश की संस्कृति और मातृभूमि का सम्मान कायम रहे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए, जिससे तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इसके कारण देश का विभाजन भी हुआ। अमित शाह ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने वंदे मातरम के समर्थन में बोलने वालों को जेल में डाला और आपातकाल लगाया। अंत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि पहले वंदे मातरम का गान संसद में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1992 में भाजपा सांसद श्रीराम नायक और लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे फिर से शुरू कराया। नागरिक उड्डयन महानिदेशक का कार्यालय भारत सरकार ने एयरलाइन इंडिगो को चेतावनी दी है कि उनसे अपने शेड्यूल संचालन में दक्षता नहीं दिखाई दी है। महानिदेशक का कार्यालय डीजीसीए भारत सरकार ने एयरलाइन इंडिगो को चेतावनी दी है कि अब उसने अपने शेड्यूल संचालन में दक्षता नहीं दिखाई है। इंडिगो को सभी सेक्टर में अपने शेड्यूल को 5% कम करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम शेड्यूल में देरी और संचालन क्षमता कम होने के कारण लिया गया है। एयरलाइन को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा। यह आदेश इंडिगो को अपनी सुरक्षा, समयबद्धता और संचालन क्षमता सुधारने के लिए दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक का कहना है कि यात्री सुविधा और हवाई सुरक्षा प्राथमिकता है। एयरलाइन को समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करना जरूरी है। इंडिगो भारत की प्रमुख एयरलाइन में से एक है। हाल ही में विभिन्न सेक्टर में शेड्यूल व्यवधान और देरी की शिकायतें मिली हैं। डीजीसीए ने इसके सुधार और नियामक अनुपालन के लिए यह निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया। आरोपी का नाम मोहम्मद फैजान है। उसने खुद को हिंदू लड़का बताकर युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। लड़की ने फैजान से दोस्ती की और धीरे धीरे संबंध बन गए। बाद में लड़की ने फैजान का आधार कार्ड देखा। उसके आधार कार्ड से पता चला कि फैजान मुस्लिम है। युवती ने तब फैजान से अपने संबंध खत्म कर दिए। उसके बाद फैजान ने लड़की पर धर्म बदलकर उससे शादी करने का दबाव डालना शुरू किया। तो फिर लड़की ने अपने परिवार को इसके बारे में बताया, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने बिजनौर पुलिस को मामले की जानकारी दी। तो पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। बता दें कि यह मामला सोशल मीडिया पर पहचान छिपाने और धोखे से संबंध बनाने की समस्या को उजागर करता है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान लोगों से व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने की चेतावनी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के इलाके में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एनआईए ने इस छापेमारी को दिल्ली में हुए विस्फोटों के मामले के सिलसिले में अंजाम दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हुतमुराह इलाके में छापेमारी की। एनआईए ने इस छापेमारी को दिल्ली में हुए विस्फोटों के मामले के सिलसिले में अंजाम दिया। इस दौरान एनआईए डॉक्टर अदील को घटनास्थल पर लेकर गई। डॉक्टर अदील पर दिल्ली विस्फोटों से जुड़ी आरोपित गतिविधियों का संदेह था। बता दें कि एनआईए ने जंगल और आसपास के इलाकों की तलाशी ली। इस छापेमारी का उद्देश्य साक्ष्य और संभावित अपराधियों की पहचान करना था। सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ जवानों ने एनआईए को सुरक्षा प्रदान की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बाकिम चंद्र का पैतृक घर अब एक शोध केंद्र के रूप में सुरक्षित रखा गया है।
बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक घर अब एक शोध केंद्र के रूप में सुरक्षित रखा गया है। यही बंकिम चंद्र वह महान लेखक हैं जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। इस साल वंदे मातरम के लिखे जाने को 150 साल पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर आज राज्यसभा में इस गीत और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के योगदान पर विशेष चर्चा हो रही है। बंकिम चंद्र का यह घर अब लोगों के लिए इतिहास और शोध का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। यह याद दिलाता है कि वंदे मातरम ने देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया था। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने थाने में जाकर वीडियो रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक युवक ने थाने में जाकर वीडियो रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक का नाम आमिर, पिता का नाम समीम और गांव सिकंदरपुर, थाना मीरापुर है। आमिर ने थाने में फिल्म खलनायक के गाने पर वीडियो बनाया, जिसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठाए। सीओ जानसठ यतेंद्र नागर ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मीरापुर पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने आमिर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के खिलाफ आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आमिर अब पुलिस की पकड़ में है और अपने किए पर पुलिस से माफी मांगता नजर आया है। यह घटना यह दिखाती है कि सोशल मीडिया पर अशोभनीय हरकतों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है। बरेली में राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट पर हंगामा किया। छात्रों का यह आरोप है कि इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कोर्स की मान्यता नहीं है और कॉलेज में उन्हें अवैध रूप से एडमिशन दिलवाया गया। राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट पर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कोर्स की मान्यता नहीं है और कॉलेज में उन्हें अवैध रूप से एडमिशन दिलवाए गए। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग कोर्स को राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली, लेकिन प्रबंधन ने छात्रों को एडमिशन दे दिया। उन्होंने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि आईएनसी की मान्यता नहीं होने के बावजूद कॉलेज संचालन कर रहा है, जिसके बाद छात्रों ने धरना और प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। छात्रों के हंगामा और धरने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और छात्रों के प्रबंधन के बीच बातचीत करानी शुरू की। छात्रों का कहना है कि मान्यता नहीं होने वाले कॉलेज में पढ़ाई करना उनकी पढ़ाई और करियर के लिए खतरा है। प्रशासन और पुलिस इस स्थिति पर निगरानी रख रही है। पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए गए। पंजाब के तरनतारन जिले में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन हौसला बुलंद पुलिस ने जवाबी फायरिंग में बदमाश सुख कोटली को मार दिया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुख कोटली नाम का बदमाश इलाके में सक्रिय है। वह पहले किराना दुकानदार पर फायरिंग करने के मामले में आरोपी था। पुलिस उसे लंबे समय से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने घटना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। वहीं इस मामले की आगे की जाँच शुरू कर दी गयी। सुख कोटली पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने कहा कि इस मुठभेड़ में जनता और सुरक्षा बलों की सुरक्षा प्राथमिकता थी। यह घटना यह दिखाती है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कितनी सतर्क और सक्रिय। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल और गौकश का सामान बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल और गौकशी के औजार बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गायों की अवैध कटाई और चोरी में शामिल हैं। बता दें कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल और गौकशी के औजार बरामद किए।
आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई गौकशी और अवैध हथियारों के खिलाफ सतर्कता का हिस्सा है। मेरठ में ऐसे मामलों पर पुलिस की नजर लगातार बनी रहती है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जल्द सामने लाया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते और विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सोमवार को लोकसभा में विशेष चर्चा का आरंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक तथ्यों के सहारे कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। राष्ट्रगीत की पावन भावना का अपने शब्दों में विस्तार से उल्लेख करने के साथ ही उन्होंने कहा कि उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ी को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिसकी वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात हुआ था। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जो लोग वंदे मातरम के महत्व को नहीं जानते वे इसे चुनाव से जोड़ देते हैं। शाह के बयान को प्रियंका गांधी के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, तो उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी, यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम।
उष्ण शोणित से लिखो, वक्ष स्थली को चीर कर वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पहुंचा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will 50 साल go के on बाद record except Honorable Minister's speech. Please. मान्यवर, 50 साल के बाद वंदे मातरम 100 साल का हुआ। सबको था कि 100 साल मनाए जाएंगे, 100 साल मनाए जाएंगे, मगर 100 साल हुआ तब वंदे मातरम का महिमा मंडन का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वंदे मातरम बोलने वाले जो सारे लोग थे उनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया। वंदे मातरम का सच्चा सम्मान You please beg it. बीजेपी Please आरएस beg ने it. कभी Please किया beg it. नहीं। जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को ठुकराया, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, और इन्हें ही सरदार पटेल ने नफरत और हिंसा फैलाने के लिए बैन कर दिया था। आज वही हमें यहाँ इस राष्ट्रभक्ति का गीत और भाषण दे रहे हैं। देखिए कैसी विडंबना है, देखिए कैसी विडंबना है। जो लोग कुछ नहीं कर पाए वही हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस ने गाया। आजादी के हर चरण में इसे ध्वजवाहक बनाकर आगे बढ़ाया और इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का भी दर्जा दिया। सर, आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को उसकी जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच सर्दियों के दौरान आपको बता रहे हैं कि हाई डिमांड रूट्स पर उड़ानों में 10% कटौती करने के आदेश दे दिए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने यह बताया कि देश भर में लगातार हो रही बाधाओं और यात्रियों की हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय फिलहाल ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इंडिगो के सीईओ पीटर को मंत्रालय में तलब किया गया और पूरी स्थिति की जानकारी लेने के बाद एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इंडिगो को उनके सभी सेक्टरों में 5% फ्लाइट कटौती का आदेश दे दिया था। डीजीसीए ने यह कहा है कि इंडिगो अपने अप्रूव्ड विंटर शेड्यूल को सुचारू रूप से ऑपरेट करने में विफल रहा है और उससे यहां पर कैंसिलेशन का बैकलॉग तेजी से बढ़ गया है। एयरलाइन के संचालन में लगातार देरी, रोस्टर मैनेजमेंट में गड़बड़ी और क्रू अवेलेबिलिटी से जुड़ी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। डीजीसीए के नोटिस में यह भी साफ कर दिया गया है कि एयरलाइन ने अपने शेड्यूल को प्रभावी रूप से चलाने की क्षमता नहीं दिखाई, इसलिए सभी सेक्टरों में शेड्यूलों को 10% तक कम करने का सख्त निर्देश है। इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक अपना बदला हुआ शेड्यूल जमा करना अनिवार्य हो गया है। डीजीसीए ने यह बता दिया है कि विंटर 2025 शेड्यूल के तहत इंडिगो को 15,014 साप्ताहिक डिपार्चर की मंजूरी दी गई है, जो नवंबर में कुल 64,346 फ्लाइट्स के बराबर थी। सरकार की चिंता लगातार बढ़ी हुई थी क्योंकि कई दिनों से इंडिगो के प्रमुख एयरपोर्ट्स बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता पर भारी संख्या में फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की शिकायतें सामने आ रही थी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहना, अचानक कैंसिलेशन और बेतरबी सूचना के कारण दिक्कतें हो रही थी। इस स्थिति की जांच के लिए सरकार ने देश भर के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सीनियर अधिकारियों को तैनात कर दिया है ताकि कारणों की पहचान की जा सके और तुरंत कदम उठाया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि इंडिगो की जवाबदेही तय की जाएगी और यात्री सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहां पर दे देते हैं। आपको बताते चलें कि गोवा के वागातोर में लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लब रोमियो लेन पर सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कार्रवाई आपको बता दें कि उन्हीं मालिक पर हुई है जिनके इस बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में आग लगी थी और 25 लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद 3 घंटे तक दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। अब अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। गोवा सरकार ने मंगलवार दोपहर इलाके में बने अवैध रोमियो लेन रेस्टोरेंट को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये रेस्टोरेंट लूथरा ब्रदर्स गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा का है। ये वही परिवार है जो बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का भी मालिक है, जहां पर 7 दिसंबर को आग लगी थी। 25 लोगों की जानें गई थी। आग की जो घटना हुई थी उसके बाद उसके मालिक पर सवाल उठने लगे थे। जांच के दौरान सामने आया है कि बीच के पास बने रोमियो लेन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था। इसी आधार पर गोवा पर्यटन विभाग ने इसे ढहाने का आदेश दे दिया। गोवा पर्यटन विभाग के उप निदेशक धीरज ने बताया कि बीच की तरफ की गई अवैध कब्जेदारी को हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बीच साइड की एंक्रोचमेंट को हटाएंगे। सरकार ने रेस्टोरेंट को पहले से ही सील कर दिया। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लूथरा ब्रदर्स की भूमिका पर, क्योंकि वो भागे हुए हैं। आग लगने के 3 घंटे बाद ही दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। अधिकारियों के अनुसार दोनों पर गैर इदारतन हत्या और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लग गई हैं, लेकिन अब तक दोनों ने पुलिस से कोई भी संपर्क नहीं किया। घटना के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में। एक तरफ 25 जानें चली गई है, आग की त्रासदी है, दूसरी तरफ सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का खुलासा। अब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन जो लोग भाग खड़े हुए हैं उनको पकड़ने के लिए कवायद और तेज हो गई है। अब जानकारी बिहार से है। बिहार की नई सरकार के गठन के बाद आयोजित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद कैबिनेट की दूसरी बैठक में कई अहम फैसले हुए। इस बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगाई गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए रहा। राज्य सरकार ने महंगाई के दौर में अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते में सीधे 5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। इसका लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे राहत भरी खबर महंगाई भत्ते यानी कि डीए को लेकर है। बिहार सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर बढ़ जाएगी। इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारी पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा। नई महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी हो जाएगा। 252% की जगह अब 257% महंगाई भत्ता मिलेगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। महंगाई भत्ते में वृद्धि के अलावा इन प्रस्तावों में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक, वित्तीय और विकास संबंधी कई महत्वपूर्ण एजेंडे शामिल रहे। माना तो ये भी जा रहा है कि इसमें राज्य के प्रशासनिक और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित भी फैसले शामिल हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा की नेत्री छाया गौतम ने मथुरा की होली गेट पर बाबरी मस्जिद के समर्थन में दिए गए बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर दिया। बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर का पुतला जूते चप्पलों से पीट कर जलाने की कोशिश की, लेकिन पुतला दहन से पहले प्रशासन ने पुतले को जब्त कर लिया, जिसके बाद मौके पर हल्का फुल्का तनाव देखने को मिला। प्रशासनिक हस्तक्षेप पर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जता दी और आरोप ये लगाया है कि प्रशासन शासन के विरुद्ध काम कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी। छाया गौतम ने हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हुमायूं कबीर जिहादी मानसिकता का व्यक्ति है और लाखों हिंदुओं का नरसंहार करने वाला बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चाहता है, लेकिन उसके नापाक मकसद कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इतना बड़ा मामला चल रहा है कि हुमायूं कबीर जैसा जिहादी मानसिकता का व्यक्ति वो यहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने की कोशिश कर रहा है। लोकार्पण भी उसने किया है। उसके विरोध में आज सभी हिंदूवादी यहाँ होली गेट पे उसका पुतला फूंकने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबरी मस्जिद के लिए स्थान पहले भी हिंदुस्तान में नहीं था, इसीलिए 1992 में सभी हिंदुओं ने एकता दिखाकर उस बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। फिर दोबारा से वो इस तरीके की नींव यहाँ रखना चाहता है तो भूल जाए, ये वो हिंदुस्तान नहीं है। अब फिर से हम छेनी हथौड़ा लेके तैयार है। अगर ऐसा कोई निर्माण होगा तो हिंदू एकत्रीकरण करके फिर से दोबारा तोड़ने की काम करेगा। मैं कहती हूँ अगर मुसलमान अपने ऊपर गर्व करना चाहते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए धार्मिक स्थल बनाएं, ना कि ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी जो कि वो खुद अपने बाबरनामा में लिख के गया है बहत बंद करने के लिए कि मैंने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्लेआम किया।
उनके सरों की मीनारें बनवाई। ऐसे हत्यारे, ऐसे बलात्कारी के लिए 1 इंच जमीन हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी अब। अरे मुस्लिम समाज भाईचारे के लिए तैयार कहाँ होती है? भाई हम बनते हैं, वो भाई हमको बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें चारा बना देते हैं, काट काट के खाने की कोशिश करते हैं। ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था 12 बजे का। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के नेता थे उनको पार्टी द्वारा निलंबित किया गया। उन्होंने एक ऐलान किया, विवादित ऐलान के, इसमें हम बाबरी मस्जिद को पुनः दोबारा से बनाएंगे। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इनको प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए इनको देश को भगा देना चाहिए। और इस तरीके के लोगों से देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैलता है। जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये और इससे माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, उन्होंने बहुत नेक कार्य किया है, उनका लोग सम्मान करते हैं, पर ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कार्यक्रम पूर्ण हुआ, प्रशासन का इसमें पूरी तरीके से सहयोग नहीं रहा, उन्होंने पतला छीना गया हमसे। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें भी इस तरीके के कार्य होंगे तो ये बहुत ही निंदनीय है। गार्जियंस ऑफ द हिमालयाज के तहत पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का अहम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोनों देशों की सेनाओं ने वास्तविक काउंटर टेरर ऑपरेशंस की परिस्थितियों में अपनी उच्च स्तरीय तैयारी और तालमेल का मजबूत प्रदर्शन किया। 2 दिवसीय बटालियन स्तरीय वैलिडेशन एक्सरसाइज में आधुनिक और हाई इंटेंसिटी सैन्य अभियान को अंजाम दिया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि ISR ड्रोन, AI आधारित निगरानी प्रणाली, एडवांस्ड वेपन साइट्स, मानव रहित प्लेटफॉर्म्स और सुरक्षित संचार प्रणाली जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया। सैनिकों ने कठिन हिमालयी इलाकों में इंटेलिजेंस आधारित सर्जिकल ऑपरेशंस और रैपिड एरियल इंसर्शंस जैसी महत्वपूर्ण क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल मनीष लूथरा और नेपाल सेना के DGMO मेजर जनरल अनूप जंग थापा ने संयुक्त रूप से इस वैलिडेशन एक्सरसाइज का निरीक्षण किया और दोनों सेनाओं के तालमेल, संयुक्त योजना और सटीक निष्पादन की तारीफ भी की है। भारत नेपाल की सैन्य मित्रता के प्रतीक के रूप में दोनों अधिकारियों ने मित्रता का वृक्ष भी रोपित किया, जो हिमालयी सुरक्षा में आपसी भरोसा और साझा संकल्प का प्रतीक भी है। पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। कराची की सड़कों पर सिंधु देश के नारे जिस ताकत और आक्रामकता के साथ गूंजे, उसने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान का भविष्य अब सिर्फ बिखराव की ओर है और नए देशों के गठन की तेज होती प्रक्रिया। कराची में रविवार को जो कुछ हुआ वह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह पाकिस्तान की वास्तविकता का आईना है। एक ऐसा देश जो अपनी ही जनता के आक्रोश को रोक पाने में असक्षम है, एक ऐसा देश जो लोग खुलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के वहां पर नारे लगा देते हैं और सिंधु देश जिंदाबाद की मांग का जन आंदोलन बना दिया गया है, जिसे सिंध महाज यानी कि JSSM की रैली ने पाकिस्तान की कमजोर नसों पर वार कर दिया। पुलिस ने रूट बदलने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने साफ संदेश दे दिया, अब पाकिस्तान के आदेश नहीं चलेंगे। भीड़ ने पत्थर बरसा दिए, पुलिस पर अटैक कर दिया और जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं टूटी। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के बारे में बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन अपनी धरती पर सिंधु, बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान जैसी आजादी की लपटों को बुझा नहीं पा रहा। और आज सिंधु देश की आग कराची में फट पड़ी। अब जरा गौर कीजिएगा, 45 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों सड़कों पर हैं, हजारों पाकिस्तानी विरोधी नारे लगे हैं, सुरक्षा एजेंसियों की पूरी कोशिश नाकाम रही। क्या ये किसी स्थिर देश की तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये उस पाकिस्तान का चित्र है जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया में और बड़ा खुलासा हो गया। MQM नेता और ब्रिटिश पाकिस्तानी राजनेता अल्ताफ हुसैन ने सिंध के पूर्व गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा से यह कह दिया था कि 18वें संशोधन के बाद सिंधु देश का कार्ड अब हमारे हाथ में आ जाएगा, यानी कि सिंध की आजादी अब सिर्फ सड़क के आंदोलन तक नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी तेजी के साथ आकार ले रही है।